यशवंत वर्मा को लेकर के सरकार में नाराजगी हुई। यशवंत वर्मा के मुद्दे को लीजिए ना, यशवंत वर्मा के पर राज्यसभा में जो प्रत्यावेदन आया है वह एक्सेप्टेड नहीं है। धनखड़ साहब ने नहीं कहा कि एक्सेप्टेड, उन्होंने कहा सबमिटेड। सबमिशन तो कर ही सकता है ना। एक्सेप्ट करने के लिए सरकार उनसे बात कर सकती थी कि अभी आप एक्सेप्ट मत कीजिए, इसको हम लोकसभा में भी ले रहे हैं। और जिस तरीके से जस्टिस शेखर यादव का मामला लटकाए हुए हैं धनखड़ साहब, उसे भी लटका रहता हुआ। उनका जो बयान है वह यह है कि सबमिटेड बाय ऑनरेबल मेंबर ऑफ हाउस। तो अगर कोई प्रतिवेदन सभापति को दिया जाएगा तो उसको तो उनको लेना पड़ेगा। सबमिशन तो होगा ही होगा, उसको फिर छोड़ सकते हैं जी। अब उसको जो आपने दिया, जो सबमिट किया गया, उसको हाउस चेयरमैन ने एक्सेप्ट किया कि नहीं किया, ये बड़ा सवाल है। आप जितने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव देते हैं उसकी भी सुनवाई करता है चेयरमैन। आप काम रोको प्रस्ताव देते हैं उसकी भी सुनवाई करता है चेयरमैन। बाकायदे पढ़ता है वो कि विशेष महत्व के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं फला मान्य सदस्यों की ओर से। एक लाइन में जवाब दे देता है कि सभी स्वीकार किए जाते हैं, या अगर किसी को स्वीकार करना आता होता कहता है कि फला व्यक्ति जिसका ये प्रत्यावेदन है वो अपनी बात कर सकते हैं। तो ये मेरा अपना मानना है कि ये इतना बड़ा विषय नहीं था जिसका समाधान सरकार नहीं कर सकती थी। सरकार भी तो चाहती थी कि जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव चले, महाभियोग की कार्रवाई हो। किरण रिजिजू साहब बयान याद कर लीजिए। किरण रिजिजू साहब लगातार कहते रहे हैं कि इस मसले पर विपक्षी दलों से सहयोग लिया जा रहा है जी, और विपक्षी दलों से सहयोग लेकर के हम आगे कार्रवाई करेंगे। उन्होंने ये भी बयान दिया सदन के पहले एक दिन पहले जब सर्वदलीय बैठक हुई थी कि उन्होंने कहा कि विपक्ष इस मसले पर आवश्यक सदस्यों के हस्ताक्षर प्राप्त हो गए हैं और विपक्षी दलों का पूर्ण सहयोग मिल रहा है। कांग्रेस सहित लगभग सभी दलों ने कहा कि अनकंडीशनल सपोर्ट है ये इस मसले पर सरकार को। तो क्या यशवंत वर्मा वाले मसले पर, न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा वाले मसले पर सरकार से इतर कोई कार्रवाई कर रहे हो धनखड़ साहब? ऐसा मुझे नहीं लगता। न्यायमूर्ति शेखर वर्मा यादव के मसले पर भी अगर आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी उनमें कोई कार्रवाई नहीं चाहती। न्यायमूर्ति शेखर वर्मा साहब को अगले साल रिटायर हो जाना है अप्रैल के महीने में। वह इस कोशिश में है कि मामला लिंगर होता रहे और वो अवकाश ग्रहण कर ले। बहुत समय भी नहीं है, हम और आप 7वें महीने में बात कर रहे हैं। इस साल का 3-4 महीना और अगले साल का 3 महीना, 6-7 महीने का पूरा खेल है। और अगर ये मानसून सत्र खत्म हो गया फिर अगले सत्र में, फिर आप ये सोच लीजिए कि न्यायमूर्ति शेखर यादव के प्रकरण में राज्यसभा सचिवालय क्या कहता रहा है अब तक कि जिन माननीय सदस्यों ने हस्ताक्षर किए हैं उनके हस्ताक्षर का सत्यापन कराया जा रहा है। कपिल सिब्बल साहब जो उस प्रस्ताव को उन्होंने न्यायमूर्ति शेखर यादव के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, वो कई बार कह चुके हैं कि हम लोग कई बार मिलकर के राज्यसभा सचिवालय से कह चुके हैं कि इस पर कार्रवाई की जाए, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो समिति भी बनाने की बात अभी तक नहीं हुई। नया प्रकरण आ गया कि उस प्रत्यावेदन में कोई एक माननीय सदस्य है जिनका हस्ताक्षर 2 जगहों पे, और उसमें से एक जगह पर उन्होंने इनकार कर दिया कि मेरा हस्ताक्षर नहीं। यह कहा जा रहा है कि राज्यसभा सचिवालय ने कहा कि वह जांच कराई जाएगी कि ऐसा किन स्थितियों में हुआ और किस व्यक्ति ने दूसरा हस्ताक्षर किया। यानी कि टेक्निकल आधार पर वो न्यायमूर्ति शेखर यादव का मामला लंबित चलता रहे, यह भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है अपने एजेंडे के तहत, और उसी एजेंडे को बढ़ा रहे हैं धनखड़ साहब। और अगर न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा साहब के मुद्दे को लेकर के सरकार में कोई नाराजगी थी तो उस प्रकरण को आप याद कीजिए कि मानसून सत्र के पहले जो सर्वोच्च न्यायालय ने अपने 3 सदस्यीय समिति कमेटी बनाई थी जिसमें 3 उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश शामिल थे, उस रिपोर्ट को लेकर के उन्होंने सवाल पैदा किया। उन्होंने यह भी सर्वोच्च न्यायालय पर सवाल पैदा किया कि आखिरकार यशवंत वर्मा साहब के मामले में अभी तक FIR क्यों नहीं की गई। सरकार ने या भारतीय जनता पार्टी ने इससे अलग स्टैंड तो कभी नहीं लिया। और अगर उस धनखड़ साहब के बयान से सरकार के अंदर कोई बेचैनी थी तो उस समय इस बात को उनको रोका जा सकता था कि आप इस मामले में कोई बयान मत दीजिए।
लेकिन न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के मामले पर पूरे खुले रूप से बोल रहे थे और कई महीने से बोल रहे थे वो। यह मुद्दा उनके इस्तीफे का कारण बन सकता है, मुझे तार्किक नहीं लगता। मुझे ये लगता है कि सरकार किसी भी दशा में, यह सरकार ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ईवीएम स्कैम सिंदूर की डिबिया बंटवाने वाली थी। कार्यक्रम की घोषणा हो गई थी, उस कार्यक्रम से उससे बैकआउट किया और यह बाद में कहा गया कि यह कार्यक्रम कभी बना ही नहीं था, यह मीडिया की कपोल कल्पित रिपोर्ट है, ये तक बयान दिए गए। और यह भी खंडन कब हुआ? 2 दिनों के बाद। और जो समाचार पत्रों में भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चे के पदाधिकारी के हवाले से वो खबर छपी थी और 2 दिन के बाद पार्टी ने उसका खंडन किया। तो जो पहलगाम का मसला है, ऑपरेशन सिंदूर का मुद्दा है, डोनाल्ड ट्रंप का मुद्दा है, वह भारतीय जनता पार्टी के लिए राजनीतिक चुनौती है। वह इस विषय पर किसी को बात नहीं करने देना चाहती। और अगर आप जिस घटनाक्रम में धनखड़ साहब का इस्तीफा होता है, उसके बाद के दिन की कार्रवाई भी आप देख लीजिए। क्या राज्यसभा में सम्मानित हरिवंश जी ने किसी भी सदस्य को इस विषय पर एक भी लाइन बोलने दिया? क्या राज्यसभा में सम्मानित घनश्याम तिवारी जी ने किसी को भी इस विषय पर एक शब्द ही बोलने दिया? वह सदन की कार्रवाई लगातार स्थगित करने के लिए तैयार है, लेकिन पहलगाम के मुद्दे पर, ऑपरेशन सिंदूर के मुद्दे पर, डोनाल्ड ट्रंप के बयानों पर, युद्ध विराम के ऊपर कोई बात नहीं करने के लिए तैयार है। और यह विषय कितना संवेदनशील है, या इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि जेपी नड्डा ने उस दिन भी कहा, जब खड़गे साहब का बयान हो गया कि सदन से यह संदेश नहीं जाना चाहिए। संदेश कौन दे रहा है? आप अगर ये कह रहे हैं कि हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं, तो चर्चा करें तो संदेश नहीं आएगा, बातें नहीं निकलेगी। बयान तो आप दे रहे हैं, लेकिन आप चर्चा कराने के लिए तैयार नहीं है। और आज तक, अभी तक जब हम अभी आप बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता ने इन विपक्ष के द्वारा उठाए जा रहे इन सवालों पर सदन के बाहर भी, प्रतिक्रिया में भी कोई बयान दिया क्या? केवल बयान क्या आ रहे हैं? विपक्ष सदन को नहीं चलने देना चाहता, विपक्ष बहस नहीं करने देना चाहता। अगर आप बहस करना चाहते हैं तो बहस कर लीजिए, फिर नियमों के चक्कर में क्यों पड़े हुए हैं? विपक्ष कह रहा है कि आप ऑपरेशन सिंदूर पे बहस कीजिए, विपक्ष कह रहा है कि पहलगाम की नाकामियों पर बहस कीजिए, विपक्ष कह रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के हस्तक्षेप के विषय में बात कीजिए। आप क्यों नहीं बात कर लेते? अगर आप तो कह रहे हैं ना, नड्डा साहब दावे के साथ कह रहे हैं कि जितनी बड़ी प्रतिक्रिया, जितना बड़ा अभियान ऑपरेशन सिंदूर में किया गया, भारत के इतिहास में ऐसा ऑपरेशन नहीं किया गया था। तो भाई आप तो बड़ी मजबूत स्थिति में है, आके सांसदों के जो सवाल उनका जवाब दे दीजिए। लेकिन आप भाग रहे हैं, आप बात नहीं करना चाहते। तो इस विषय पर खड़गे साहब के द्वारा जो दिया गया बयान है राज्यसभा में, वह एक राजनीतिक संकट हो गया है बीजेपी के लिए। और जो दृष्टिकोण अपनाया, दृष्टिकोण भारतीय जनता पार्टी का यह है कि इस विषय पर किसी को बोलने नहीं देना है। और खड़गे साहब को धनखड़ साहब ने बोलने की अनुमति दी और अपनी आदत के विपरीत बिना किसी बाधा व्यवधान के बोलने की अनुमति दी। कोई टोकर टिप्पणी नहीं की, कहीं रोकने का प्रयास नहीं किया। और रास्ता निकाला जब उन्होंने, जेपी नड्डा ने हाथ उठाया बोलने के लिए, तो उन्होंने कहा कि सदन के नेता को भी सुना जाए और उतनी ही गंभीरता से सुना जाए जिस तरह के विपक्ष के नेता को सुना जा रहा है। सरकार ये नहीं सुनना चाहती। क्या आपको कभी लगा कि सरकार इस विषय पर बात करने के लिए तैयार है? और अगर बात करने के लिए तैयार होती तो अगले दिन, आज दूसरे दिन भी ये चर्चा होती कम से कम इनके धनखड़ साहब के ऊपर, अरे उन बयानों को लेकर के। लेकिन लोकसभा में लगातार स्थगित होता रहा, राज्यसभा में लगातार स्थगित होता रहा। तो मेरा अपना मानना यह है कि जो राजनीतिक बयान हुआ है राज्यसभा में खड़गे साहब का, वह इस्तीफे का कारण है। भारतीय जनता पार्टी को वह बयान भारतीय जनता पार्टी के लिए राजनीतिक चुनौती है। भारतीय जनता पार्टी के लिए एक ऐसा विषय है जिसका कोई जवाब उसके पास नहीं। न्यायमूर्ति यशवंत सिन्हा का प्रकरण, अगर क्या सरकार ने कभी कहा कि हम उस पर महाभियोग नहीं चलाएंगे, वो तैयार बैठे हुए हैं। और यह एक्सेप्ट करने की जहां तक बात है, एक्सेप्टेंस नहीं है। अगर आप राज्यसभा की कार्रवाई को सुनिए तो जो है वो सबमिशन की बात की है, सबमिटेड सब उन्होंने प्रयोग किया। तो सबमिशन है, आप सरकार कर सकती है कि ठीक है सबमिटेड है और आप इसको लिए बैठे रहे, चर्चा शुरू होगी लोकसभा से। तो वह इतना बड़ा कारण मैं नहीं समझता। और इतना बड़ा विषय है भी नहीं। भ्रष्टाचार कब से भारतीय जनता पार्टी के लिए इतना बड़ा विषय हो गया जिसको लेकर इतनी संवेदनशील हो गई हो? देश के जितने भ्रष्टाचार है सब उन्होंने अपने आप में शामिल कर लिए।
जिन भ्रष्टाचारियों पर बीजेपी खुद आरोप लगाती रही है, वो भ्रष्टाचारी उनके यहाँ प्रधानमंत्री और उप मुख्यमंत्री और क्या क्या मंत्री बने हुए बैठे हुए हैं। उस मुद्दे पर क्या बीजेपी ने कभी बेचैनी महसूस की? बेचैनी उसके अंदर है कि उसके खिलाफ राजनीतिक माहौल न बनने पाए, ऐसा कोई माहौल न बनने पावे जिससे उसके सांप्रदायिक ध्रुवीकरण और राष्ट्रवाद का जो एजेंडा है वो प्रभावित हो रहा। मैं अभी भी इस बात को तार्किक मानता हूँ कि राज्यसभा में खड़गे साहब का बोलने देने का अनुमति दिया जाना खड़गे धनखड़ साहब के लिए भारी पड़ा है। जी जी रामलेंदु जी, बहुत कुछ हमारे तमाम साथी बोल चुके हैं, आपके पास कुछ है तो बोलिए। राजीव जी क्या बोलूं, सब बोल ही चुके हैं। सारे विद्वानों को मैंने सुना बड़ी गंभीरता के साथ, लेकिन मुझको लगता है कि मामला इतना सीधा भी नहीं है जितना समझा जा रहा है। धनखड़ साहब का मामला बहुत ज्यादा पेचीदा है और जितने पेचीदा धनखड़ साहब थे उससे ज्यादा पेचीदा उनका इस्तीफा है। और निश्चित तौर पर इसके पीछे राजीव जी आरएसएस है, अब वो चाहे किसी भी तरीके से हो। इसके जरिए एक तो आरएसएस ने संदेश जो है वो मोदी शाह को भी दिया है कि भाई जो व्यक्ति एकलव्य बता रहा था आरएसएस का खुद को और 74 का हो गया है और आपका बड़ा नजदीकी था। जगदीप धनखड़ साहब एक बार पूरी जिंदगी में सांसद रहे वो जनता दल से, एक बार जिंदगी में केवल विधायक रहे कांग्रेस से। आरएसएस के मूल कार्यकर्ता नहीं थे, भारतीय जनता पार्टी के मूल कार्यकर्ता नहीं थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट बताता है कि उन्होंने बड़े एहसान किए थे धनखड़ साहब के ऊपर कि उनको गवर्नर से लेकर उपराष्ट्रपति जैसा बनाया। तो जो आपका इतना नजदीकी व्यक्ति है और जो राज्यसभा में संवैधानिक दायित्वों से परे जाकर और सारे नियम कानून ताक पर रखकर आपके लिए फिर जाता था, हम उसका इस्तीफा करा सकते हैं। तो मोदी जी आप जरा होश में रहिए, 17 सितंबर पास में आ रही है। तो ये आरएसएस की तरफ से एक संदेश दिया गया है। और ये राजीव जी इसलिए भी सच मालूम पड़ता है कि मोदी साहब का कोई भी प्रतिक्रिया धनखड़ साहब के त्याग पत्र पर अगले दिन तब आई है जब राष्ट्रपति के यहाँ वो इस्तीफा स्वीकार हो चुका है। उसके पहले ना मोदी जी की कोई प्रतिक्रिया है, अमित शाह जी की अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं है, नड्डा साहब की भी अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं है, सिवाय मीडिया में बयान के कि साहब मैं उस बैठक में नहीं था जो शाम को 4:30 बजे बीएससी की बैठक थी। इसके अलावा और भाजपा के किसी बड़े नेता का कोई इस पे कोई प्रतिक्रिया नहीं है। सबको साफ सुन रहा है कि ये मोहन भागवत की करामात है। ये क्या है कि मोदी जी तक को नहीं मालूम था कि इस्तीफा होने जा रहा है, हो गया है। क्योंकि अगर मोदी जी को मालूम होता, राजीव जब अमित शाह को मालूम होता, नड्डा साहब को भी मालूम होता, तो बहुत कुछ पार्टी के अंदर चीजें इतनी सामान्य नहीं है जितनी ऊपर से दिख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर गए हैं विदेश और उससे पहले अगर ये बम फूटता है धनखड़ साहब का, राजीव जी, तो ये इतनी आसान चीज नहीं है कि धनखड़ साहब का बम फूट गया और मोदी जी आराम से विदेश यात्रा पर चले जाएं। लौटकर जब मोदी जी आएंगे तो उनको सामना करना पड़ेगा, भले ही संसद में ना जाए, नहीं जाएंगे संसद में तब भी सामना तो करना पड़े सवालों के। सवाल तो उठते रहेंगे। ऐसा तो है नहीं कि धनखड़ साहब ने इस्तीफा दिया घर चले गए, कल को हो सकता है धनखड़ साहब का भी मुंह खुल जाए किसी बात को लेकर। हालांकि मुझे अब धनखड़ साहब के स्वास्थ्य की वास्तव में चिंता होने लगी राजीव जी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके की चीजें होती हैं उसके बाद धनखड़ साहब के त्यागपत्र के बाद परिस्थितियां बड़ी तेजी से लोगों के स्वास्थ्य खराब हुआ करते हैं। हमने देखा इससे पहले भी तमाम लोगों के स्वास्थ्य खराब हुए हैं। जयललिता का देखिए किस तरीके से स्वास्थ्य खराब हुआ था, तमाम लोगों के स्वास्थ्य खराब होते हैं। अटल जी का स्वास्थ्य कितना खराब रहा था, एम्स पहुंच गए थे। तो अब ये सब चीजें जो है तो इसलिए मुझे चिंता होने लगी है। डरा रहे हैं आप डरा रहे हैं? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं रहा जी, मैं चिंता कर रहा हूँ धनखड़ साहब के स्वास्थ्य की। तो उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से त्यागपत्र दिया है। ये चिंता प्रधानमंत्री को करनी चाहिए थी, अमित शाह जी को करनी चाहिए थी, नड्डा साहब को करनी चाहिए थी। प्रधानमंत्री ने तो लिख के बताया है, दुनिया को बताया कि मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। जी कामना की है राजीव जी, लेकिन डॉक्टर नहीं भेजा अभी तक कि धनखड़ साहब का स्वास्थ्य चेकअप कराया जाए कि दिक्कत क्या है। मुझे जाना चाहिए था। रात को 9:15 बजे इस्तीफा हो जाता है और धनखड़ साहब जाके राष्ट्रपति को इस्तीफा सौंप भी देते हैं। प्रधानमंत्री जो राजीव जी 18 घंटे चक्कर काम करते हैं। Alert! Some in Congress. सूचना होती है जब उनका इस्तीफा स्वीकृत हो जाता है राष्ट्रपति के यहाँ, तो ये आखिर प्रधानमंत्री का जुर्म क्या कर रहा था जिससे देख के वो देखते रहते कहाँ का क्या चल रहा है। तो बहुत गंभीर चीजें हैं राजीव जी। और जहां तक जस्टिस यशवंत वर्मा और जस्टिस शेखर यादव का सवाल है, राजीव जी आपको याद हो कपिल सिब्बल का एक बयान आया था संसद का सत्र शुरू होने से पहले, और यह था कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि जस्टिस यशवंत वर्मा पर महाभियोग चलाया जाए। तो विपक्ष उस पर सहयोग तब दे जब स्वीकार कर दिया जाए शेखर यादव पर भी चलेगा महाभियोग, वरना जस्टिस यशवंत वर्मा पे
उसकी सहमति नहीं दे। तो जो बात आ रही है राजीव, जो प्रशांत जी ने कहा भी कि वो दोनों को जैसे कर चुके थे, वो कहा था कि एक जो है वो शेखर यादव वाले पे एक जो हस्ताक्षर है वो उसकी जांच नहीं हो पाई है, वो भी हम जांच करा लेंगे। तो दोनों मामले थे राजीव जी, चूंकि धनखड़ साहब ने जो था ये बात कह दी थी कि हम दोनों को देंगे, तो ये मामला उठा है। तो अब आरएसएस को परेशानी यशवंत वर्मा से नहीं है, बल्कि चाहते हैं कि कार्रवाई हो जाए, ये संदेश देने के लिए कि हम जुडिशरी को किस तरीके से अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं। लेकिन जस्टिस शेखर यादव का मसला वो जुडिशरी को मुट्ठी में करने का नहीं है, बल्कि ये करने का है कि जुडिशरी में भी हमारे लोग बैठे हैं, वो इसी तरीके से बात करते रहेंगे, संविधान के खिलाफ बोलते रहेंगे और देखें उनका कोई क्या बिगाड़ सकता है। तो दो संदेश दिए जाने थे कि जुडिशरी में यशवंत वर्मा के साथ जिस तरीके से आ रहे थे कि बहुत सारे उनके फैसले सरकार को असहज करने वाले थे, तो जजों को संदेश दिया जाना था कि सरकार के खिलाफ अगर बोलोगे, सरकार के खिलाफ फैसले दोगे, तो हम ये भी कर सकते हैं। क्योंकि आज तक ये साबित नहीं हुआ है राजीव जी कि वो पैसा कहाँ से आया और वो जो सीसीटीवी लगा हुआ था उसने काम करना बंद क्यों कर दिया था। और एक महत्वपूर्ण बात राजीव जी, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट्स का गवर्निंग बॉडी नहीं है। जो जांच हुई है उसमें सुप्रीम कोर्ट में बहस होगी और ये तर्क है उसमें कि जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ जो इन हाउस इंक्वायरी सेटअप हुई, सुप्रीम कोर्ट वो इंक्वायरी सेटअप नहीं कर सकता, चूंकि गवर्निंग बॉडी हाई कोर्ट्स की सुप्रीम कोर्ट नहीं है। ये राजीव कानूनी पहलू है। तो बहुत सारी इसमें पेचीदगियां फंसी हुई हैं, तो इसलिए जस्टिस यशवंत वर्मा का केस अपनी जगह मजबूत है और सुप्रीम कोर्ट में उनका केस जीत भी जाएंगे। ये भी राजीव जी आप देख लीजिएगा। तो इसीलिए यहाँ तैयारी पहले हो रही थी कि जस्टिस यशवंत वर्मा का मामला यहाँ संसद में लाकर यहाँ इम्पीचमेंट करा दिया जाए, ताकि जुडिशरी को यह संकेत किया जाए कि हम आपकी नकल कर सकते हैं। आपको याद होगा कि जब किरण रिजिजू कानून मंत्री हुआ करते थे तो उनका बाकायदा वक्तव्य था कि कुछ पूर्व जजेस जो है सुप्रीम कोर्ट के, वो देशद्रोह के कामों में लिप्त हैं और हमको ठीक कर सकते हैं, ये उनके वक्तव्य थे। तो इस सुप्रीम कोर्ट को धमकाने के लिए जो है यशवंत वर्मा का इस्तेमाल किया जा रहा था, शेखर यादव का इस्तेमाल इसलिए किया जा रहा था कि ये संदेश दिया जा सके कि हमारे लोग हैं न्यायपालिका में, वो इसी तरीके से संविधान के विरुद्ध जाकर काम करते रहेंगे। तो राजीव जी जो कुछ भी कारण रहे हो धनखड़ साहब के त्यागपत्र के पीछे, लेकिन कारणों के पीछे मुख्य सूत्रधार है वो आरएसएस है। उसने मोदी जी को भी संदेश दिया है, न्यायपालिका को भी संदेश दिया है और उन लोगों को भी संदेश दिया है जो एकलव्य बनने घूमे फिरते हैं आरएसएस। जी जी बिल्कुल शकील जी, लेकिन जब धनखड़ साहब की बात हो रही है तो आज धनखड़ साहब से चर्चा की है खड़गे जी ने, बात टेलीफोनिक कन्वर्सेशन। क्यों परेशान कर रहे हैं नरेंद्र मोदी को खड़गे साहब? फोन कर देते हैं धनखड़ जी को और यहाँ वही चल रहा है कि विपक्ष के साथी हो गए थे धनखड़, इसलिए उनको इस्तीफा देना पड़ा। और बार बार ये करके कहीं ना कहीं परेशान तो कर ही रहे हैं ना खड़गे साहब। ठीक है, एक लंबा अनुभव है खड़गे जी का, लेकिन इतनी परेशानी पैदा नहीं करनी चाहिए जबकि विदेश जा रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। राजीव जी, खड़गे जी जो है राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष है, तो ये उनकी जिम्मेदारी बनती थी, उनका दायित्व बनता था कि वो अपने चेयरमैन का हालचाल पूछे। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, उन्होंने अपने चेयरमैन का हालचाल पूछा है। नहीं, वो तो और भी लोगों ने उनको फोन, एक्स चेयरमैन हो गए। चेयरमैन और एक्स चेयरमैन होने में भी एक ही 2 दिन का फर्क है। ठीक है, एक्स चेयरमैन हो गए तो अपने साथी का हाल पूछा जाता है। और भी कुछ लोगों ने धनखड़ जी को फोन किया है, उनसे पूछा है और गोदी मीडिया में यह खबर भी चलवाई गई है कि कुछ लोगों ने, विपक्ष के नेताओं ने उनसे टाइम मांगा और उन्होंने नहीं दिया। पता नहीं गोदी मीडिया को किसने बताया कि उन्होंने टाइम मांगा था और धनखड़ जी ने उनको टाइम नहीं दिया। तो ये सारे संवाद डायलॉग चल रहे हैं और आप देखिएगा कि जल्दी जो है कुछ सामने आएगा। क्या है क्या नहीं है, जैसा हमने बताया कई थ्योरियां हैं और उसमें कुछ कुछ हिस्सा जो है सबका सच है, मगर ट्रिगर पॉइंट क्या था, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आखिर किसी तकनीकी मामले पे, मिसअंडरस्टैंडिंग के मामले में तो इतना बड़ा फैसला होता नहीं है। बड़ा फैसला तब होता है जब खुद मोदी जी के अस्तित्व को खतरा महसूस हो। मोदी जी के अस्तित्व को जब तक खतरा महसूस नहीं होता, मोदी जी 1 साल बहुत सारे लोगों को चला रहे हैं, 11 साल से चला रहे हैं, उन्हें कोई परेशानी नहीं है अभी। तो ये उनके अस्तित्व को कहीं खतरा हुआ है बहुत बड़ा, उनके लिए कोई बहुत बड़ी चुनौती बनी है मोदी जी के लिए।
उनकी परेशानी बड़ी है, क्योंकि ये बात तो करीब करीब साफ हो गई है कि रात सरकार को जो जाएगी है, तब न्याय होगा। 9 बजे से पहले पहले धनखड़ जी के साथ फोन पे किसी की हॉट टॉक हुई है, गर्मा गर्म बात हुई है, कुछ मान अपमान की बात हुई है, जैसा कि मोदी जी के ट्वीट में कहा गया है कि आपको क्या नहीं दिया, बिटवीन द लाइन सही है। शब्द ये नहीं है, शब्द तो बहुत संयमित है, लेकिन बेरुखे भी हैं। ये शब्द हमने इस्तेमाल किया था, उसके बाद बहुत सारे लोगों ने इसको इस्तेमाल किया कि निर्मम है, निर्ममता है उसमें, बेरुखापन है उसमें, लेकिन बिटवीन द लाइन सारी कहानी है कि आपको क्या नहीं दिया, एहसान फरामोश निकले आप। ये बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हम आपको एक बात बता दें कि ये बहुत लंबे समय तक ये बातें छुप नहीं पाएंगी, क्योंकि इसके जो फॉल आउट है, इसके जो साइड इफेक्ट हैं, वो सामने आएंगे। जैसा कि हमने योगी जी वाला मामला बताया, उत्तर प्रदेश में क्या होगा, सरकार तो जाएगी, निश्चित है। ये देखना बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि अगर मोदी जी ताकतवर हैं तो उत्तर प्रदेश में कुछ होगा, और मोदी जी अगर ताकतवर नहीं है तो उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं होगा। आरएसएस दोनों के बीच में से किसको चुनेगी और कब चुनने की स्थिति में होगी, ये सारी चीजें बहुत दिलचस्प है। इसके साथ जो आज का सबसे बड़ा डेवलपमेंट है, नया डेवलपमेंट है, वो जो आपने बताया बिहार का है। उससे बड़ा डेवलपमेंट आज का कोई नहीं है कि अगर बिहार में विपक्ष को ये लगा कि चुनाव आयोग और बीजेपी उन्हें किसी भी तरह